बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स के हवाले से। जैसे कि आपको मैंने कुछ दिन पहले बता दिया था कि चाइनीज आर्मी ने इंडियन आर्मी के ऊपर हमला कर दिया है और उनके बॉर्डर्स की ट्रेस पासिंग कर रही है, और जिसके बाद इंडियन आर्मी उन्हें कुछ ज्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं कर रही है। इससे ये एक सिचुएशन ही पैदा हो गई है इंडिया के अंदर के वो काफी ज्यादा वनरेबल स्टेट के तौर पर दुनिया के सामने हाजिर हो रहे हैं, और अब चाइनीज आर्मी का मूड भी नहीं लगता कि वो वापस चले जाएंगे, और यही लग रहा है कि वो यहीं पर रहने आए हैं 5-6 साल के लिए। और वो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, अपने हेलीपैड बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, एयर बेसेस बना रहे हैं, यूं समझ लो हॉस्टल्स बना रहे हैं जिसमें सिपाही रहेंगे, जिसे बैरक्स कहते हैं। टैंक्स और इक्विपमेंट को प्रोक्योर करने के लिए भी बहुत सारी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, और चाइनीज आर्मी का एक पूरा थिएटर कमांड है जो सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। सो इंडियंस ने भी कुछ सोचा है कि हम इस थ्रेट को कैसे रिस्पॉन्स करेंगे और हमें क्या करना होगा आने वाले दिनों में इस पूरे चाइनीज थ्रेट को और अपनी नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और इस थ्रेट को कम करने के लिए। सो बेसिकली मोर और लेस इंडियंस को अपनी पावर ही बढ़ानी पड़ेगी। पावर कैसे बढ़ाएंगे? अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करेंगे और आर्मी के अंदर कुछ नई तब्दीलियां लाएंगे। वो क्या है, वो कैसे करने की सोच रहे हैं, आइए मिलकर डिस्कस करते हैं। इंडियन आर्मी इस वक्त 3 तरह की चीजों पर काम कर रही है। सबसे पहले वो अपनी वॉर डॉक्ट्रिन्स को रिव्यू कर रहे हैं कि उनकी डॉक्ट्रिन्स कौन कौन सी काम की है, कौन कौन सी बकवास है जिसे बाहर फेंकना है। दूसरी चीज जो कर रहे हैं वो रिव्यू, वो थिएटर कमांड्स बना रहे हैं, डिफरेंट वॉर थिएटर कमांड्स बना रहे हैं, और तमाम तरह डिपार्टमेंट जो लेफ्टिनेंट जनरल्स कमांड करते थे, जैसे कि कोर होती थी, लेफ्टिनेंट जनरल कमांड करता था, उन सबको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं और एक कमांड या कुछ 5 मुख्तलिफ कमांडों के अंदर लाने की कोशिश करें, जिसे वो थिएटर कमांड कहते हैं। यानी लेफ्टिनेंट जनरल अब कोर को कमांड तो करेगा, लेकिन वो उसके ऊपर भी एक डायरेक्ट कमांड होगा। उसे आर्मी चीफ नहीं कहेंगे, उसे आप कहेंगे एक और समझ ले वहां का रीजनल कमांडर होगा जो उसको कमांड करेगा, और आर्मी चीफ उन रीजनल कमांडर्स के ऊपर होगा। तीसरी चीज जो कर रहे हैं वो इंडियन अपनी मॉडर्नाइजेशन में, वो तमाम तरह इक्विपमेंट्स या वॉरफेयर इक्विपमेंट लेने के लिए मैकेनिक्स या आर्मर्ड व्हीकल्स, पैराशूट, एम्यूनेशन, राइफल्स बनाने की जितनी भी फैक्ट्रीज थी, उन सब को ऊपर एक बोर्ड बना हुआ था। उस बोर्ड को खत्म करके एक नया बोर्ड लाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में 41 की कंपनी उनकी फैक्ट्रियां थी जो बनाती थी, उन सबको अब एक PSU बनाकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उससे क्या होगा उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। आइए इन सारी चीजों को मिलकर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं इंडियन ऑपरेशनल डॉक्ट्रिन, जो इंडिया ने बड़े अरसे के बाद बनाई हुई है, जो इंडिया की ट्रूप्स मोबिलाइजेशन और ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रेटेजीज के हवाले से बताती थी। इंडिया ने 1965 और 65 से पहले, 71 से पहले ये डॉक्ट्रिन पे चल रहा था इंडिया के, इंडिया पहले कभी ऑफेंस नहीं करेगा, इंडिया के ऊपर हमला होगा, इंडियन आर्मी उस अटैक को एब्जॉर्ब करेगी और उसके बाद इंडिया उसको जवाबी कार्रवाई करेगा। मतलब इंडिया अपने आप को ये समझ रहा था कि हम इतने बड़े पावर हैं। बेसिकली वो अपनी ज्योग्राफी के हवाले से यही समझ रहे थे कि वो इतने ताकतवर हैं कि अटैक को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद वो रिस्पॉन्ड करेंगे। इसे इंडिया ने बहुत सारी जंगों में अप्लाई किया। 62 में अप्लाई किया, फेल हो गए। 65 में पाकिस्तान के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की, वो सारे के सारे फेल हो गए, क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर उनका ऑफेंसिव कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था और वो पाकिस्तान को वो डैमेज नहीं कर सके जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी तरह से इंडिया ने 71 में एक नई चीज डिस्कवर की कि इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन करके मुल्क के अंदर उसके बाद अपने ऑफेंसिव लॉन्च करते हो तो आप ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स करते हो। सो इंडिया ने अपनी डिफेंसिव स्ट्रेटेजी खत्म कर दी और ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी की तरफ आ गया, पाकिस्तान की तरफ खास तौर पर। चाइना की तरफ इंडिया को हमेशा ये सेटिस्फिकेशन थी कि इसके ऊपर से जो हिमालयन माउंटेन लेयर गुजरती है, यहाँ से कुछ ज्यादा चाइनीज एडवांस नहीं हो सकता। सो चाइना से हमेशा इनको प्रोटेक्ट रहा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के मामले में इंडियंस काफी कॉशियस रहे और उनको पॉलिटिकल डील और डिप्लोमेटिक मींस के थ्रू एंगेज करते रहे चाइनीज को। सो वहां पर से उन्होंने ये थ्रेट डिप्लोमेसी के थ्रू खत्म कर दिया। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने काफी ज्यादा तैयारियां की हुई थी। उनमें से एक डॉक्ट्रिन जो जनरल सुंदर जी ने बनाई थी, ब्रॉस्टेक्स। ब्रॉस्टेक्स एक एक्सरसाइज का नाम था जो 1986 से 87 के दौरान हुई थी, जिसमें आपने बड़ा वो फेमस जुमला सुना होगा जनरल जिया का, जिसने राजीव गांधी को ये धमकी दी थी कि अगर आपने फौजें मेरे बॉर्डर से ना हटाई तो फिर दुनिया में 2 मुल्क तो नहीं रहेंगे। मतलब जनरल जिया एटॉमिक वॉर की धमकी दे रहे थे राजीव गांधी को, और उसके बाद राजीव गांधी ने ये फौज हटा दी। ये ब्रॉस्टेक्स एक्सरसाइज के बारे में बात हो रही थी, और जो जनरल सुंदर जी ने बनाई थी। जनरल सुंदर जी का मकसद ये था कि बहुत जल्दी बहुत ज्यादा ट्रूप्स को पाकिस्तानी बॉर्डर्स पर मोबिलाइज किया जाए और उन्हें अचानक से पाकिस्तान पर हमला करवा दिया जाए, जिसके बाद पाकिस्तान के पास डेप्थ नहीं है और पाकिस्तान के बहुत ज्यादा एरियाज हम ऑक्यूपाई कर लेंगे, जिसके बाद पाकिस्तानी फौज के पास रेस्पॉन्स देने का स्पेस नहीं बचेगा। 87-86 के टाइम पर ये बात ठीक थी, लेकिन उसके बाद ये बात जमी नहीं, क्योंकि आज के दौर में ये ब्रॉस्टेक्स वगैरह सब बेकार है, क्योंकि नेचर बदल गई है, आइज बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गए हैं, एयर पावर ज्यादा मैटर करती है, इसी तरह की चीजों की वजह से ये ब्रॉस्टेक्स वगैरह काम की नहीं है। लेकिन उस टाइम पे भी जो ब्रॉस्टेक्स हुई थी उसमें इंडिया को तकरीबन
3 से 4 हफ्ते लग गए थे पूरी ट्रूप्स को मोबिलाइज करके यहाँ पर लाने के। सो वो इतनी रैपिडनेस और जो स्विफ्टनेस वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं कर सके थे। फिर आते हैं जब 9/11 होता है तो इंडियंस अपनी ट्रूप्स डिप्लॉय कर देते हैं पाकिस्तान की तरफ, जिसकी वजह से हम अपनी ट्रूप्स वजीरिस्तान की तरफ नहीं भेज सकते और वजीरिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पराक्रम। वो एक स्टेलमेट था पाकिस्तान और इंडियंस के बीच में। ये आपकी दिसंबर 13 की बात हो रही है 2001 की। सो इस ऑपरेशन में भी इंडियन ने ये रियलाइज किया कि इनको फिर से 3 हफ्ते लग रहे हैं पूरी ट्रूप्स मोबिलाइज करने में। सो इंडियन जिस तरह की स्विफ्टनेस चाहते थे वो इन्हें नहीं मिल रही थी। सो इंडिया ने फिर एक और डॉक्ट्रिन बनाने की कोशिश की जो 2004 से फुली इंप्लीमेंट करना शुरू की इंडिया ने। उस डॉक्ट्रिन का नाम था कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। कोल्ड स्टार्ट अपने तौर पर एक काम की चीज थी उस वक्त के लिए, लेकिन अब ये उतनी मैटर नहीं करती क्योंकि अब जिस तरह की एम्यूनेशंस और वेपनरी आ गई है, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की वो वैल्यू नहीं रही। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का मकसद ये था कि एक लिमिटेड वॉर की जाए। लिमिटेड वॉर का मकसद ये था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को ना टच किया जाए। मतलब वॉर में एक ऐसी जगह आ जाए कि लड़ते लड़ते सच में ही लड़ पड़े, मतलब आप न्यूक्लियर वॉर पर चले गए। सो वो वॉर थ्रेशोल्ड जो इंडियन ने कैलकुलेट किया है पाकिस्तान के हवाले से वो ये है कि पाकिस्तान को मेजर मिलिट्री डिफीट हो रही होगी तब पाकिस्तान न्यूक्लियर बम चलाएगा, और दूसरा इंडियंस न्यूक्लियर बम चला रहे होंगे तब पाकिस्तान न्यूक्लियर बम चलाएगा। सो ये इंडियंस कैलकुलेशंस है और इंडियंस अजम्पशंस है जिसकी वजह से उन्होंने बनाई है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। अगर वो समझते हैं कि इस दोनों में से नीचे रहा जाए तो हम पाकिस्तान के ऊपर हमला भी कर सकते हैं और पाकिस्तान को सबक भी सिखा सकते हैं, डैमेज भी कर सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी नहीं होगा इसमें। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का जो इंपोर्टेंट कंपोनेंट है वो है आईजीबीज। आईजीबीज कहते हैं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को। ये बहुत छोटे से ग्रुप्स होते हैं, मतलब आप समझ ले इनकी रैंक डिवीजन से कम होती है। यूं समझ ले ब्रिगेड और डिवीजन की साइज में बीच में होते हैं। ये 7000 से 8000 के दरमियान होते हैं, जबकि आपकी डिवीजन 12000 से और उसके ऊपर होती है। सो 7000 के करीब होते हैं और मेजर जनरल इन्हें कमांड करता है। मेजर जनरल नॉर्मली तौर पर एक डिवीजन को ही कमांड कर रहा होता है, पर इसमें ये खास बात होगी कि इसमें आर्टिलरी, टैंक, इन्फेंट्री, मैकेनाइज्ड और हेलीकॉप्टर और एयर पावर सब एक ही पैकेज में आपको मिल जाएगा। मतलब ये नहीं होगा कि आप आर्टिलरी का इंतजार करेंगे, आप टैंक्स का इंतजार करेंगे, आप इन्फेंट्री का इंतजार करेंगे, सब कुछ एक ही सेटअप में मिल जाएगा जिससे आप बहुत ज्यादा ऑफेंसिव हो सकते हैं। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के मुताबिक इनको 12 आईजीबीज बनानी थी पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। मतलब इन्होंने 12 स्ट्राइक ग्रुप बनाने थे पाकिस्तान के लिए और उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान के अंदर जल्दी से जल्दी घुसा जाए और पाकिस्तान को डैमेज किया जाए और उसके बाद वापस चला जाए या पाकिस्तान के एक छोटे मोटे से एरिया पे कब्जा किया जाए, जिससे पाकिस्तान को काफी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़े मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद वो जो डिफेंसिव कोर्स हैं वो आके वहां की सिक्योरिटी संभाले, जिसके बाद पाकिस्तान अपना काउंटर अटैक उनके ऊपर करे और आईजीबीज महफूज रहे पाकिस्तान के काउंटर अटैक से। ये ऑन पेपर बड़ी अच्छी थ्योरी है, लेकिन ये इतनी कामयाब थ्योरी नहीं है क्योंकि आईजीबीज अगर आप 7000 या 8000 की ट्रूप्स की मोबिलाइजेशन करते हो या फॉर एग्जांपल आप एट ए टाइम पे 4 से 5 आईजीबी से एक ही सेक्टर पे हमला करते हो, मतलब आप समझ लो 40,000 की स्ट्रेंथ से एक ही सेक्टर पे हमला करते हो, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो। लेकिन पाकिस्तान का काउंटर अटैक इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। सो ये स्ट्रेटेजी भी काफी ज्यादा कामयाब नहीं रही। ये जनरल बिपिन रावत की स्ट्रेटेजी थी जो अब सीडीएस बना हुआ है, लेकिन वो इतनी ज्यादा कामयाब नहीं होगी और इंडिया ने भी आईजीबीज पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये 2004 में इनको बनाने थे, अब 2019 हो गए तब भी वो आईजीबीज ऑपरेशनल नहीं हुई। सो जनरल बिपिन रावत कह रहे हैं कि कोविड की वजह से नहीं हुई और इनकी ऑपरेशनल होने में भी तकरीबन 2022 या 23 के करीब ऑपरेशनल होगी और अब होंगी कि नहीं क्योंकि चाइना के साथ इनके फटे बड़े पड़ गए। सो ये सारी की सारी अब वहां पर ही चली जाएंगी। पाकिस्तान ने इसे काउंटर करने के लिए नसर मिसाइल बना दिया था कि जहां पर भी आईजीबी होगी वहां पर हम टेक्टिकल न्यू फेंक देंगे। आईजीबी भी गई और इनकी डॉक्ट्रिन भी गई। बहरहाल आईजीबी का एक एडवांटेज था इंडियंस को, वो ये था कि जब उनकी सारी ट्रूप्स मोबिलाइजेशन कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन या दूसरी डॉक्ट्रिन थी ब्रास्टेक्स में, उनमें उन्हें टाइम लग रहा था, तकरीबन 3 हफ्तों से ज्यादा लग रहा था रिस्पॉन्स करने के लिए। लेकिन आईजीबीज में ये 12 से 18 घंटों के अंदर या 18 से 36 घंटों के अंदर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकते थे। ये एक टाइम लेवल का एडवांटेज था उनके पास। लेकिन पाकिस्तान की मोबिलाइजेशन काफी ज्यादा तेज है इनकी आईजीबी से भी, क्योंकि बॉर्डर हमारे पास बहुत करीब लगता है हमारी मेन छावनियों से, और दूसरा हमने बॉर्डर के करीब ही बहुत ज्यादा सेटलमेंट ट्रूप्स के लिए बना दिए। जब भी हमें कोई थ्रेट महसूस होता है तो हम ट्रूप्स को फॉरवर्ड डिप्लॉय कर देते हैं और वहां पर हमने अच्छा खासा सेटअप बना लिया हुआ है। अब आते हैं जो इंडिया नेक्स्ट अपग्रेड करने की सोच रहा है वो है थिएटर कमांड्स। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी बता दूं कि इस वक्त तक जो इंडियन आर्मी की कमांड्स है वो 19 मिलिट्री कमांड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट है, जिसमें से 17 सर्विस कमांड्स है और जिसमें से 7 के करीब कमांड्स आपकी एयरफोर्स और नेवी के ऊपर है और 3 नेवी की हैं। अगर आप 7 में से निकाल दे तो मतलब 4 एयरफोर्स की बन जाती हैं कमांड्स। इसे आप कहते हैं ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, नॉर्थर्न कमांड, सदर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ये सारी कमांड्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और नेवी की तो 3 जो कमांड्स है, एक बंगाल की तरफ है, एक सेंटर की तरफ है और दूसरी पाकिस्तान की साइड की तरफ है। सो ये सारी की कमांड्स हैं जिसमें नेवी ऑपरेट करती है। और एयरफोर्स की 4 कमांड ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और एक और कमांड है वो स्पेशलाइज्ड कमांड है जिसे फोर्स स्ट्रेटेजिक कमांड कहते हैं, जिसका
मकसद ये होता है कि आपके न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रोल करना। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक कमांड जैसी ही एक कमांड है। और 2 अलग कमांड्स हैं जो एडमिन और निकोबार आइलैंड से मुताबिक है। वो जो आपके आइलैंड आते हैं इंडिया के, उनके हवाले से एक अलग कमांड बनाई गई हुई है। अब इंडिया का प्लान ये है कि इन सारी कमांड्स को अंडर 5 और 4 थिएटर कमांड्स के अंदर तब्दील कर दिया जाए। इंडियंस ये चाहते हैं कि इनकी सारी कमांड्स अलग अलग पड़ी हुई है, इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता कौन क्या खरीद रहा है, कौन क्या बेच रहा है। सो यहाँ पर यही प्लानिंग की गई है कि इनके लिए सिर्फ 4 से 5 सेंट्रल कमांड्स बनाई जाए, जिसे वो थिएटर कमांड कहते हैं, और उन्हीं के अंदर 2 से 3 लेफ्टिनेंट जनरल मिलकर काम करें। लेकिन इंडियन एयरफोर्स इससे डिसएग्री करती है। इंडियन एयरफोर्स कहती है कि 1 यूनिफाइड कमांड बनाई जाए और जिसमें सारे मिल बैठ कर बने, जिसमें सारे एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के ऑफिसर्स बैठे और वो कमांड करने की कोशिश करें। इंडियन एयरफोर्स का जो प्लान है वो सारा का सारा है पेंटागन से लिया हुआ। पेंटागन की जैसे यूनिफाइड कमांड है वो वाली कमांड बनाने की कोशिश करें। ये डिसएग्रीमेंट्स है इनके कमांड स्ट्रक्चर के हवाले से। बहरहाल 5 थिएटर कमांड जो बनाने की सोच रहे हैं, अब वो कैसे बनाएंगे ये बहुत डिटेल में देखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी 2 कमांडें तो पाकिस्तान के साथ लगती हैं, दूसरी 2 क्या चाइना के साथ लगाएंगे ये भी देखने की बात है। 2 कमांड जो पाकिस्तान के साथ लगती है, एक लगती है आपकी कश्मीर के साथ, दूसरी लगती है आपके पाकिस्तान के मेन बॉर्डर के साथ जो पंजाब और सिंध वाला है। अब इस कमांड बनाने के पीछे एक बड़ा सिंपल सा रीजन है। एक बार क्या हो कि इंडियन एयरफोर्स ने 22 अपाची हेलीकॉप्टर खरीद लिए, लेकिन इंडियन आर्मी को नहीं पता था कि इंडियन एयरफोर्स ने 22 अपाची हेलीकॉप्टर खरीद लिए। इंडियन आर्मी ने भी अलग से अमेरिका को ऑर्डर दे दिया कि हमें भी 6 अपाची हेलीकॉप्टर चाहिए, हालांकि एयरफोर्स के पास मौजूद थे। इससे इंडियन आर्मी ने अलग से वो हेलीकॉप्टर मंगवाए और बाद में जब इनको पता चला कि ये इनके पास भी अपाची हेलीकॉप्टर है, फिर इन दोनों को काफी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी कि हम दोनों ने सेम ही ऑर्डर क्यों दिया। इसीलिए ये सारे की सारी कमांड्स को इकट्ठा करने की सोच रहे हैं। लेट्स सी ये कब तक बना सकते हैं और इन कमांड्स को बनाने में कितना वक्त लग जाता है इनको। ये थ्योरेटिकल काम बहुत ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, इसके बाद इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन का टाइम आता है ना, तो ये ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाते हैं और बहुत ज्यादा डिले करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को। अगर जो चीज आज करनी है वो 20 साल बाद ही इंप्लीमेंट होती है इनकी। ये बड़ा मसला है इंडियन आर्मी के साथ। अब आते हैं जो तीसरी मेजर अपग्रेड इंडियन आर्मी करने के बारे में सोच रही है। इंडियन आर्मी ने अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को चेंज करने का सोच लिया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर आती है। उसमें 41 के करीब फैक्ट्रीज हैं और 87,000 के करीब लोग काम करते हैं और वो इंडियन आर्मी का ऑर्डिनेंस, एम्यूनेशन, टैंक्स, पैराशूट्स और कपड़े, खाना पीना वगैरह, पैकिंग फूड वगैरह वो सब कुछ बनाते हैं। वो सारे वेरियस डिपार्टमेंट हैं। पर मसला यहाँ पर क्या आ रहा है इंडियन आर्मी को, जिसकी वजह से वो इन्हें बंद करने का और उन्हें री इन्वेंट करने का सोच रहे हैं। अब इसमें कुछ करप्शन भी हो सकती है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सबसे पहला मसला इंडियन आर्मी को ये आ रहा है कि इंडियन आर्मी ने कुछ ही टाइम पहले बुफोस गन्स का ऑर्डर दिया था इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को। इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने वो ऑर्डर 2 साल डिले किया अपनी टाइम लिमिट से और बाद में जो ऑर्डर दिया भी वो 12 गन थी, जबकि इनसे मांगी गई थी 100 के करीब गन्स। सो एक तो टाइम कंज्यूमिंग थी, दूसरा डिले कर रहे थे, तीसरा एक्सपेंसिव था, चौथी वो क्वालिटी भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे जो इंडियन आर्मी चाहती थी। सो यहाँ पर ये मसला हो रहा था इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के साथ कि वो अपनी कमिटमेंट्स फुलफिल नहीं कर पा रही थी टाइम के ऊपर। सो इंडिया ने क्या किया है, इस सारे को 1 अक्टूबर से सारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स को डिसमेंटल कर दिया है और इन सबको प्राइवेटाइज कर दिया है। यूं समझ ले अब इंडियन गवर्नमेंट ये कहने की कोशिश करे कि प्राइवेटाइज तो नहीं किया हुआ, लेकिन हमने इनको अलग PSUs में बना दिया है। मोर और लेस ये आगे चलकर इनको प्राइवेटाइज ही करने वाले हैं और ये अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट होने वाली है इंडिया के अंदर। राफेल से भी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होने वाली है। अब ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड था ये 1787 से चल रहा था। ये मतलब समझ ले आपने बर्तानिया ने बनाया। अब इसको डिसमेंटल करके इसके अंदर जो नई चीजें लाई गई हैं वो है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्मर्ड व्हीकल्स निगाम लिमिटेड, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप्स कंफर्ट इंडिया लिमिटेड, यांत्रा इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। ये सारी की सारी इस तरह से डिजाइन की जा रही है कंपनियां जिसे प्राइवेटाइज किया जाता है ना किसी कंपनीज को। मतलब समझ ले आप इंडियन डिफेंस को अब प्राइवेटाइज किया जा रहा है। इससे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी को जो एम्यूनेशन की कमी होती है, बार बार एम्यूनेशन की कमी होती है, जो कारगिल वॉर में भी हमने देखा था कि इंडियन आर्मी को एम्यूनेशन की कमी हो रही थी, सो वो ये कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन आर्मी को मैं यहाँ पर ये भी बता दूं, जब पाकिस्तान के साथ सीजफायर वायलेशंस कर रहे थे तो इंडियन आर्मी को भी बहुत ज्यादा एम्यूनेशन की कमी हो रही थी। फिर वो ये कर रहे थे कि दूसरी जगहों से बड़े एक्सपेंसिव रेट पे एम्यूनेशन बाय कर रहे थे। मैं एम्यूनेशन में आर्टिलरी शेल के हवाले से बात कर रहा हूँ और बुलेट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ। फिर इंडियन आर्मी को काफी एक्सपेंसिव सी चीजें महंगी महंगी में मंगवानी पड़ रही थी और इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने तो सीधा सीधा जवाब ही दे दिया था कि भाई हमसे नहीं बनती, हमसे जितनी बनती है उतनी ही ले लो। सो अब इन सारों को डिसमेंटल करके ये PSUs बनाए जा रहे हैं। ये एक एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सही नहीं काम कर रही थी इसलिए हम इनको डिसमेंटल करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर एक दूसरी साइड है, एक तो वर्कर्स है वो जो 87,000 वर्कर्स निकाले जाएंगे और प्राइवेट वर्कर्स रिक्रूट किए जाएंगे और वो आकर ये काम संभालेंगे, और दूसरे ये PSUs कौन से CEOs चलाएंगे और कौन से प्राइवेट पार्टनर्स चलाएंगे मिलके साथ, तो वो भी देखेंगे कि वो सारे मोदी और बीजेपी के तो नहीं होते। अब यहाँ पर देखें जंग का माहौल है और सियासत
अंधाधुन वही अपना माल बनाने का चक्कर है कि सारी की सारी कंपनियों को बेचा जा रहा है ताकि दुनिया को दिखाया जा सके कि देखिए हम मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, और बाद पता चले कि ये सारे के सारे बीजेपी वालों को बेच दी गई है। ये इंडिया के अंदर बिल पहले से मौजूद था, लेकिन वह काफी कंट्रोवर्शियल था, इसकी वजह से इसके ऊपर काम नहीं हो रहा था। लेकिन अब इन्होंने कर दिया है क्योंकि इनको पता है चाइना का डर है, डेस्परेशन है, और डेस्परेशन में कौम हर बात मान जाएगी। जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद डेस्परेशन शो की और कौम ने सब मान लिया, अब यही डेस्परेशन में कौम इनकी ये बात भी मान लेगी। अब इस सारी डिस्कशन को सम अप कर लेते हैं। ये जितनी भी अरेंजमेंट्स इंडियन कर रहे हैं ना, ये ऑन पेपर है, और इनको इन सारी अरेंजमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हुए फॉर एग्जाम्पल आईजीबीस की एग्जीक्यूशन 2022 में हो जाएगी, और बाकी जो थिएटर कमांड्स है वगैरह वगैरह ये सारे बनाने के लिए इनको कम से कम 10 से 15 साल का वक्त चाहिए। अब 10 से 15 साल का वक्त इनके पास है, ये बड़ा क्वेश्चन है कि 10 से 15 साल का इंडियन आर्मी के पास वक्त है, और ये खुद को बार बार यही दिखाने के लिए कि हम मॉडर्नाइजेशन करें, यही साबित कर रहे हैं कि हम इस वक्त कमजोर हैं और वीक स्टेट पे हैं। अब अगर चाइना का मूड बिगड़ा और चाइना ने इनकी धुलाई कर दी, फिर ये क्या करेंगे? सो अब जो सिचुएशंस है काफी क्रिटिकल है, और मैं आप पर छोड़ता हूँ कि इंडियन आर्मी ये मॉडर्नाइजेशन कर सकेगी, टाइम पर नहीं कर सकेगी, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा प्लान बनाए होते हैं, हर बार बनाते हैं, बहुत ज्यादा लंबे लंबे प्लान बनाते हैं और एग्जीक्यूट एक भी नहीं कर पाते। थैंक यू वेरी मच।